हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एई जेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एई जेई कोर्स को। थैंक यू। ग्रेट बच्चे, तो हमारे पास क्या है 21 क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहता है, वो ट्रेवल करता है, वर्किंग पिस्टन है व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन डेड सेंटर टू नेक्स्ट डेड सेंटर। तो हमारे पास एक डेड सेंटर से दो सेंटर तक है, सेकंड तक है, मैं अब डाल दूंगा बेटा, पोल में डाल दूंगा। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसका हमारे पास क्या होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम जो होती है उसको हम क्या कह देते हैं, नॉमिनल। नाम जो है, देखो वर्ड क्या है, नॉमिनल वॉल्यूम, नॉमिनल वॉल्यूम जनरेटेड। तो एक तो कुछ बच्चे ऐसे वर्ड सुन के ही घबरा जाते हैं कि ये क्या है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है स्वेप्ट वॉल्यूम, हमारे पास आंसर है। ओके, तो स्वेप्ट वॉल्यूम हम देख सकते हैं बेटा, पिस्टन हम देखते हैं हमारे पास। तो पिस्टन मूव करता है एक डेड सेंटर से, टॉप डेड सेंटर से और बॉटम डेड सेंटर तक। उसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट होगा उस वॉल्यूम जनरेशन को, ये वाला वॉल्यूम, इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। और उसको हमें स्वेप्ट वॉल्यूम से कैसे निकालना है, π/4d² इंटू एल। एल क्या है हमारे पास, यहाँ के जो स्ट्रोक है, इसका लेंथ ऑफ स्ट्रोक, जो लेंथ है उसकी, तो वो हमारे पास जो है एल आता है। ओके ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फ्रेंशियल टाइप ऑफ फ्लोमीटर। इन्फ्रेंशियल टाइप ऑफ फ्लोमीटर, तो मैं इसके लिए आपको पोल दे रहा हूं बेटा, पोल में आप आंसर दे दीजिए। ओके, पोल में आप आंसर दे सकते हैं इसको जल्दी से। तो ये 30 सेकंड आपके लिए इसके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सर स्ट्रोक भी बताइए, कंफ्यूज हो रहा है। और मेरे बच्चे स्ट्रोक में कंफ्यूजन है, चलो ये भी बता देते हैं। इसका पहले एमसीक्यू इसका दीजिए बेटा, पोल का आंसर दीजिए इसका 22 का जी। ओके, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है। और अगर मेरे बच्चा आपको स्ट्रोक नहीं पता, देखो बेटा मेरे हिसाब से तो बेटा आपने मेरे साथ क्लासेस जो है वो लाइव लगाई हैं, आपको पता होना चाहिए स्ट्रोक क्या है हमारे पास। जब वही है बेटा डिस्टेंस, देखो वॉल्यूम और डिस्टेंस में ये डिफरेंस है, और कुछ नहीं। वो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना मेरे बच्चा, उसमें क्या है कि ये देखो, अगर मेरे पास इस तरह से कोई सिलेंडर है, ये मान लेते हैं कि वैसे तो राउंड मान ले तो हम तो ज्यादा अच्छा सिलेंडर का शेप ही बना लेते हैं, सिलेंडर का शेप ही बना लेते हैं ऐसे। तो ये है मेरा बच्चा, आपका जो क्वेश्चन है मुझे लगता है वो इसमें कंफ्यूजन कैसे हो रही है वो आप समझिए इस तरह से। ये हमारे पास पिस्टन है बच्चे, और इस पिस्टन में की जो मूवमेंट है कि हमारा ये जो मूव कर रहा है ना मेरा बच्चा, वो मूव कर रहा है टॉप डेड सेंटर से, यहां मान लीजिए ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर। ये जो लेंथ होती है इसको स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ये देखो ऐसे लेंथ, लेंथ क्या है, ऐसे लंबाई, लेकिन वॉल्यूम क्या है उसका, वॉल्यूम। तो हमारे पास कितना वॉल्यूम घेर रहा है, वॉल्यूम और लेंथ में तो डिफरेंस है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए बेटा, इसका आंसर क्या होगा वो देखिए हमारे पास, इसको खत्म कर लें। और इसका आंसर है बेटा, ये अजीब सा वर्ड जो है, थोड़ा अजीब सा लगता है कि इन्फ्रेंशियल टाइप ऑफ फ्लोमीटर। क्या है, फ्लोमीटर की हमने ऐसी कोई टाइप करी नहीं है एक्चुअली में, इसलिए शायद हमें कंफ्यूजन आ रही है। तो हमारे पास क्या है, इसका आंसर है रोटामीटर बेटा, रोटामीटर इसका राइट आंसर है। कैसे, वो मैं देखो आपको बताता हूं। देखिए हमारे पास इन्फ्रेंशियल फ्लो मीटर जो होते हैं वो होते क्या है, वो जो रेट ऑफ फ्लो को चेक करें, रेट ऑफ फ्लो को चेक करें, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशियल फ्लो मीटर। जैसे कि हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं, तो हमारे पास देखिए जो दो तरह के हैं, कैसे कर सकते हैं ये देखिए, एंड अ मैकेनिज्म मस्ट बी एडेड टू देम व्हिच इंटीग्रेट दिस रेट इन ऑर्डर टू टोटल फ्लो कैन बी मेजर्ड। देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि इन्फ्रेंशियल फ्लो मीटर जो है उसके साथ हमें कुछ ना कुछ ऐड करके उसका रिजल्ट जो है हमें पता करना होता है। तो हमारे पास मेरे बच्चा इसमें क्या है, ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट और नॉन इन्फ्रेंशियल मीटर,
जिसमें क्या है, ये है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप मीटर। तो मेरा बच्चा हमारे पास मीटर की दो टाइप है, ये हमने करा नहीं हुआ, इसको कर लीजिए। अब आप लिख लीजिए फ्लो मीटर की, फ्लो जब चेक करना होता है तो उसकी दो टाइप्स है हमारे पास। एक तो है ये वाली इन्फ्रेंशियल, 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 और दूसरा है हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो है हमारे पास, इसमें हमें पता होना चाहिए दोनों के बारे में। जो हमारे पास आ जाएगा इन्फ्रेंशियल, ओके, तो इन्फ्रेंशियल, ये देखिए टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर आर डिवाइडेड इनटू टू, तो पॉजिटिव है और इन्फ्रेंशियल है। अब हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले में कौन सा आता है, जैसे कि वेट, हमने कभी वेटर्स होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन होते हैं, रोटेटिंग पिस्टन होते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें पूछा हुआ है तो इसलिए हमें करना पड़ेगा। सिलेबस में नहीं होता कभी भी, आपको कहीं भी, बीटेक में भी बहुत कम, बीटेक में शायद देखने को, डिप्लोमा में तो कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये होता है। और इसमें जो इन्फ्रेंशियल है, इन्फ्रेंशियल की टाइप देख लीजिए, हमारे पास क्या करते हैं वो, इन्फ्रेंशियल टाइप फ्लो मीटर में रेट मीटर, मतलब हमें उसको फ्लो को चेक करने के लिए, तो ऑरिफिस प्लेट हो गया, नोजल हो गया, वेंचुरी ट्यूब हो गया, स्वर्ल मीटर हो गया, वोर्टेक्स शेडिंग मीटर हो गया, रोटा मीटर हो गया, मास फ्लो मीटर, ये सब जो है वो इन्फ्रेंशियल टाइप के लिए है। डिस्प्लेसमेंट वाले कुछ अलग हैं, उसमें हमारे पास जो है रेट नहीं पता लगता। देखो रेट ऑफ फ्लो और एक वॉल्यूम पता करना कि कितना यहां से वॉल्यूम पूरा का पूरा गया, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो हमारे पास ये होगा ना मेरे बच्चे इन्फ्रेंशियल, ये हमें क्या पता करेगा, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, कितना वॉल्यूम हमारे पास एक सेकंड में जा रहा है। मान लीजिए मीटर क्यूब पर सेकंड ऐसे लिख दूं, कितना हमारे पास वॉल्यूम जा रहा है एक सेकंड में, इसको हम कह देंगे इन्फ्रेंशियल, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो पता लग रहा है। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले में क्या कहेंगे, टोटल वॉल्यूम वहां से कितना निकल रहा है, बस टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम पता करना है, यहां पे एक सेकंड में कितने मीटर क्यूब जा रहा है ये पता करना है। तो इन्फ्रेंशियल वाला रेट ऑफ फ्लो चेक करने के लिए, जिसमें आप एग्जांपल लिख लेना मेरा बच्चा, एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी रेट ऑफ फ्लो वाले चेक करते हैं हम, चाहे ऑरिफिस वाला करें, चाहे वेंचुरी वाला करें, चाहे रोटा मीटर करें, ये सारे के सारे केस में आते हैं, इन्फ्रेंशियल टाइप वाले में आते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, इसमें आते हैं। सर इस क्वेश्चन में क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम मींस रेट ऑफ फ्लो है क्या? हाँ, क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम मतलब कितना क्वांटिटी जा रही है, वॉल्यूम मतलब कितना है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट देखिए 23rd का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो याद रखें ये कौन सा, फर्स्ट काइंड के लिए है। तो मैं इसकी ऑप्शन दे रहा हूं बेटा आपको, तो आप इस ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। ठीक है बच्चे, ये स्टार्ट करता हूं मैं इसका, और ये 30 सेकंड आपके लिए, और इनको आप करिए जल्दी से। आप इसका बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 23rd का, 23rd का राइट आंसर 23A, 23B, 23C, 23D। तो आप वो बताएंगे A, B, C, D कौन सा हमारे पास ऑप्शन है। ओके ग्रेट 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 ग्रेट। ये चेंज कौन करता है, चेंज करने वाले मैं ना इसमें कुछ सेटिंग देखूंगा कि आप चेंज ना कर पाओ, कुछ ऐसा देखना पड़ेगा मुझे कि आप अपना एक बार आंसर दो वो चेंज ना कर सको। चलो अच्छी बात है। तो मोस्टली बच्चों ने डी बोला है, तो डी इज द राइट आंसर बेटा, डी ही राइट आंसर है इसका। इसमें क्या है, इट प्रोड्यूसेस वर्क विदाउट रिसीविंग हीट। तो जो वर्क है वो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन हीट की जरूरत नहीं पड़ रही, तो उसको हम क्या कह देते हैं, PMM1 मशीन बोल देते हैं, उसे क्या कह देते हैं, PMM1 मशीन बोल देते हैं। तो मेरा बच्चा दो तरह के होते हैं, एक PMM1 होता है और एक होता है PMM2। PMM1 होता है, एक PMM2 होता है, तो उसके अंदर अलग अलग है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। याद रखो PMM1 जो होगा वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखो। देखो 1 है तो फर्स्ट वाले को कर रहा है, सीधा सीधा याद कर लो। PMM1 किसको कर रहा है, फर्स्ट लॉ को वायलेट कर रहा है, ये सीधी सी बात समझ लो। और दूसरा हमारे पास देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये ट्रांसफर कर सकते हैं हम। PMM1 हमें वो कहता है कि नहीं, हमें तो हीट की जरूरत ही नहीं है,
हम तो सीधा वर्क प्रोड्यूस कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। PMM1 जो है फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है। और जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं हमारे पास, तो हमारे पास ये इसमें देखिए 10 ये वाला कंडीशन देख लेना बेटा, PMM2 में जब हम देखते हैं, यहाँ पे PMM2 की बात करें, इफ द इंजन एक्सचेंज हीट ओनली सिंगल थर्मल रेजर्वायर, तो जब सिंगल थर्मल रेजर्वायर की बात आ जाएगी तो उसमें टू है, तो PMM2 कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती रहती है, तो हमारे पास कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा। तो एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी क्या हो रही है 100%, तो एफिशिएंसी 100% हो नहीं सकती, एफिशिएंसी 100% हो नहीं सकती, तो PMM2 में कीमत है, याद कर लो इसको, ठीक है। ओके, ये क्या है बेटा, देखिए सर क्या होता है, विनोद जी क्या कह रहे हो, देखिए। ओके, 24 का बताइए बेटा, 24 का, इसके लिए ऑप्शन आपको दे रहा हूं। 24 में देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ के तो बताऊं नहीं, पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है क्या, डी। ओके, तो यहाँ पे जल्दी से 30 सेकेंड है आपके पास। विद रिस्पेक्ट टू हेड लॉस ऑफ फ्लूइड फ्लो, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। सबसे सही स्टेटमेंट कौन सी है इसमें से? हाँ ठीक है विनोद जी, देखूंगा मैं पोल वाला, जरूर देखूंगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हेड लॉस जो है उसके हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है, ठीक है, चलो गुड। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, बी इज द राइट आंसर बेटा। इसमें क्या कहता है, इंक्रीज इन वेलोसिटी इन अ फ्लो इंड्यूसेस लार्ज स्केल टर्बुलेंस, लार्ज स्केल टर्बुलेंस, जैसे ही कहता है कि सॉरी हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास क्या होगा, वो टर्बुलेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। टर्बुलेंस हेड लॉस क्या होता है हमारे पास, तो FLV²/2GD, वी जो है उसका स्क्वायर आता है। तो आप देखोगे तो हमारे पास क्या होता है, हेड लॉस का फॉर्मूला जब आप देखते हो तो उसमें हमारे पास क्या होता है, FLV²/2GD, इस तरह से लिख देते हैं बेटा। तो हमारे पास V जो है, V का भी स्क्वायर है, 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4, अगर लेकिन 3 होगा 3 का स्क्वायर 9, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हमारे पास वो टर्बुलेंस ज्यादा क्रिएट करने लग जाता है। ओके मेरे बच्चा, तो इसके अंदर मैंने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, और मैं फिर से अगेन कहूंगा, जिसने मेरी क्लासेस अटेंड नहीं की, जिसने अटेंड नहीं की वो कोई फायदा नहीं है MCQ करने का। थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स की जान ले लो, फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छी तरह से पढ़ लो, थर्मोडायनेमिक्स अच्छी तरह से, IC इंजन, पावर प्लांट, RAC, उधर से फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी, आपका कहीं ना कहीं एग्जाम क्लियर हो जाएगा अगर यही 2 सब्जेक्ट मेनली कर ले। ओके, तो आगे आइए बेटा। अकॉर्डिंग टू IBR रेगुलेशन, बॉयलर एक्सीडिंग नीड रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन। तो ये आंसर बताइए बेटा इसका, कभी सुना है इसके बारे में, सुना है क्या इसके बारे में, जल्दी से बताइए इसका आंसर, जिसको पता है वो बता दीजिए बेटा। यू हैव 30 सेकेंड्स, तो हमारे पास ये 30 सेकेंड है आपके लिए, तो इसको बता दीजिए आंसर क्या होगा। विनोद आपने ना क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, मुझे ये लग रहा है ये वाले सारे, अगर आपने पढ़ रखे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि टाइम वेस्ट मत करना बेटा, टाइम वेस्ट अपना मत करना, ठीक है, आप और कुछ भी कर लेना अगर आपने पहले पढ़े हुए हैं। चलो अच्छी बात है, देखिए बेटा, तो हमारे पास कैपेसिटी ऑफ मोर देन 5 गैलन, तो हमारे पास 5 गैलन से ज्यादा अगर आपका कैपेसिटी बढ़ती है तो आपको रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो IBR क्या है हमारे पास, इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस एक्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए बच्चे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। IBR के बारे में कई बार आपको डेट पूछता है, 15 सितंबर 1950 को, 15 सितंबर, ठीक है। ओके 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 बेटा, इंडियन बॉयलर जो है IBR जो है वो कब आया, एक्ट कब आया हमारे पास, वो इंप्लीमेंट किया गया 15 सितंबर 1950 को, ठीक है। तो 15 सितंबर मुझे लगता है कुछ खास भी होता है ना, तो आपको पता है, तो 15 सितंबर को हमारे पास क्या होगा, इन्होंने इंडियन बॉयलर IBR बनाया गया। ओके, तो हमारे पास इसमें और ज्यादा क्या है, इसका एक्ट कौन सा है, इंडियन बॉयलर एक्ट है,
ये कौन सा एक्ट है? इंडियन बॉयलर एक्ट है। और हमारे पास ये स्टीम जनरेटिंग वेसल्स के लिए, सारे जो भी स्टीम जनरेटिंग वेसल्स होंगे उनके लिए ये वाला बनाया गया था मेरा बच्चा। ओके, एनी क्लोज्ड वेसल एक्सीडिंग 25 लीटर और 5 गैलन, देखो 25 लीटर भी याद कर लो और 5 गैलन भी, 5 गैलन या 25 लीटर। ओके, दैट इज यूज्ड एक्सप्रेसली फॉर जनरेटिंग स्टीम अंडर प्रेशर। तो जहां पे हाई प्रेशर हो वहां पे, और उसमें आईबीआर बॉयलर में यहाँ पे आ जाइए। आईबीआर इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन that establish and regulate boiler manufacturing guidelines in India. This law is accepted all over India except Jammu and Kashmir. लेकिन अब तो चलो जम्मू एंड कश्मीर का नहीं हमें पूछना चाहिए, ठीक है, वो खत्म हो चुकी है वो बातें। चलो आगे आ जाइए। ओके, स्कोप ऑफ आईबीआर ये भी देख लीजिए बेटा। स्कोप ऑफ आईबीआर क्या है? बॉयलर अलोंग विद फीड पाइपिंग फ्रॉम द फीड पंप, तो इसके बारे में हमारे पास होगा। ओके, फुल स्टीम पाइपिंग, तो आईबीआर क्या है? अप्लाइज टू फॉलोइंग स्टीम रिलेटेड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। किस किस में अप्लाई होता है? स्टीम रिसीवर में, हीट एक्सचेंजर में, सेपरेटर में, कन्वर्टर में, स्टीम ट्रैप्स में, इवेपोरेटर में, सिमिलर वेसल में, ओके, वेसल इन विच स्टीम इज जनरेटेड, एक्यूमुलेटर में एंड सिमिलर वेसल, इसमें सब में ये अप्लाई होता है। ओके मेरा बच्चा, तो हमारे पास इवन अगर आईबीआर की बातें नहीं मानते हो तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, इवन जेल भी हो सकती है। अगर कुछ बच्चों को लगता हो कि आईबीआर की बातें माननी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको उनका सर्टिफिकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। While loading, dash material undergo fracture after a large amount of deformation। तो इसके ऊपर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। जो भी आसान क्वेश्चन होगा उसके ऊपर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या है? जब लोडिंग करते हैं तो मटेरियल बहुत ज्यादा लेंथ मतलब बढ़ता है, डिफॉर्म होता है, तो टूटने से पहले, तो उसको हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं, उसको हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। तो मेरा बच्चा इसमें अलग अलग मटेरियल में, जैसे हमने आइसोट्रोपिक भी पढ़ा था। आइसोट्रोपिक क्या है? जिसमें हमारे पास आइसोट्रोपिक वो मटेरियल जिसमें प्रॉपर्टीज आर सेम एवरीवेयर इनसाइड द मटेरियल, मटेरियल के अंदर हर जगह पर हर एक साइड में सेम प्रॉपर्टी हमारे पास हो, उसको हम आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। ओके मेरे बच्चा, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर नाइदर गोइंग टू डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन नॉर ऑन द डायरेक्शन, ना तो वो डायरेक्शन से चेंज हो ना वो लोकेशन से चेंज हो, तो उसको हम क्या कह देंगे? आइसोट्रोपिक मटेरियल बोल देंगे। और इनके तो बेटा ये डायग्राम जो है, ये वाले कर्व जो है वो जरूर याद कर लेना, वो जरूर याद करना। इसमें अगर प्लास्टिक मटेरियल बोलोगे तो प्लास्टिक मटेरियल देखो इस तरह से कर्व बन रही है। हम जो पढ़ते हैं सिर्फ इसके बारे में पढ़ते हैं, डक्टाइल मटेरियल के बारे में, हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ते हैं, ये डक्टाइल मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, और हम पढ़ते नहीं है। और हमारे पास ये है, देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग मटेरियल विच इज नॉट डक्टाइल, तो ये है। लेकिन ब्रिटल के लिए देखो, ब्रिटल वाली लाइन हमेशा इस तरह से ही जाती है, इस तरह से हमारे पास जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास आगे, ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं? जो हमारे पास अचानक से टूट जाते हैं और उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, उसको खींचा नहीं जा सकता और वो सीधा टूट जाते हैं। ओके, डक्टाइल मटेरियल वो वाले मटेरियल जिनको खींचा जा सकता है और उसमें डिफॉर्मेशन लाई जा सकती है। प्लास्टिक मटेरियल क्या है? जिसके अंदर अगर खींचोगे खींचा जाएगा लेकिन वो वापस नहीं आएगा, उसको हम प्लास्टिक मटेरियल बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, तो ये तो आसान है, आसान है ये क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आसान है उसको जल्दी से क्लिक कर दिया करो, बता दिया करो। ओके, जल्दी से बता दीजिए मेरे बच्चे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड, जी एक होता है ग्रेट, वन होता है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे बात कर रहे हैं तो वो होती है वन। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। ओके, रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, जिसका हम फॉर्मूला देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम देखते हैं, एक तरफ हम डेंसिटी लेते हैं किसी फ्लूइड की और डेंसिटी नीचे लेते हैं हमारे पास वाटर की, तो ये, और इसमें हमारे पास देखिए मेरा बच्चा, और ये कौन से टेम्परेचर पे लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जो वन आ रही है ना हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वो 4 डिग्री टेम्परेचर पे है, वाटर की 4 डिग्री टेम्परेचर पे है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें हमेशा के लिए। ओके मेरे बच्चा,
आगे आ जाइए। हाँ, इसमें से देखो बेटा, ये लिस्ट है, तो हमें ये तो याद होता है मरकरी 13.6 हमें याद होता है कि जो मरकरी की हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो हमें पता है 13.6 होती है। लेकिन हमारे पास बाकी इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है, मोस्टली हमारे पास ग्रेफाइट के बारे में पूछ लेते हैं कई बार। ओके, और थोड़ा सा ना खुद भी दिमाग में सोचो इसके बारे में कि कोई भी ऑयल, जब भी आपके पास ऐसी बात आती है ना ऑयल, तो ऑयल मोस्टली हमारे पास पानी से हल्का होता है, तो हमेशा उसकी जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी वो पॉइंटों में आएगी, 0.91 आएगी, 0.78 आएगी, 0.75 आएगी। तो इसमें हमारे पास आ जाता है जो ऑयल वगैरह आ जाते हैं कि पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, वो हल्के होते हैं पानी से। तो हमारे पास ये मेरा बच्चा थोड़ा सा देखने वाला कौन सा है, सीमेंट है। जैसे कि सीमेंट का देखोगे 3.15 है। आयरन का देखोगे तो 7.87 है। और हमारे पास देखोगे, हाँ, लेड का आप याद कर सकते हो कि लेड का 11.35 है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लो। और गोल्ड वाला है 19.3, गोल्ड का है 19.3। ठीक है सर, इस केस में 9.8, 1000 या 1 ये सब सेम है क्या? अरे नहीं मेरे बच्चे, डिफरेंट चीजें होती हैं। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैं आपकी बात एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहा आप क्या लिखने वाले हो। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पानी के साथ कंपेयर करा है तो वो कट के 1 आ जाता है। ठीक है, हमारे पास कट के 1 आ जाता है। जब हम पानी का पानी के साथ देखेंगे, 1000 को 1000 के साथ काटेंगे तो 1 आ जाता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 आ जाती है। तो इस तरह से मोस्टली 1, 5, 8, 9, 11 ऐसी वैल्यू आएंगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, कभी भी कुछ और ज्यादा नहीं आती है। ठीक है मेरे बच्चा, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर। तो इसमें से कौन सी लोअर पेयर की एग्जाम्पल नहीं है? तो आपके पास 30 सेकेंड है बेटा इसके लिए, और आपको पता ही होना चाहिए इसके बारे में। और जिन्होंने टॉम नहीं खत्म किया मेरे से, टॉम भी खत्म कर लो बेटा, रातों को जागो और टॉम खत्म कर दो, टॉम खत्म कर दो। तो हमारे पास टॉम से क्वेश्चन आते हैं, टॉम से क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए बेटा। ओके, चलो ग्रेट। तो हमारे पास इसमें क्या है, एग्जाम्पल में देखोगे तो हमारे पास लोअर पेयर। तो लोअर पेयर पहली बात तो हमें क्या होता है, जहां पे सरफेस कांटेक्ट में आए, सरफेस पूरा का पूरा सरफेस जो है वो कांटेक्ट में आए, तो उसको हम लोअर पेयर कहते हैं। तो इसमें नॉट पूछा है कि नहीं है, तो प्रिज्मेटिक पेयर उसमें भी हमारे पास लोअर सरफेस, मतलब वहां पर सरफेस कांटेक्ट में आता है। हेलिकल एंड सिलेंड्रिकल पेयर में भी आता है, रेवोल्यूट पेयर में भी आता है। रोलिंग बॉल ऑन द फ्लैट सरफेस, अगर कोई बॉल आप फ्लैट सरफेस के ऊपर रोल करवाते हो तो वहां पर एक पॉइंट कांटेक्ट में आता है, पूरा का पूरा सरफेस कभी कांटेक्ट में नहीं आता, इसलिए हमारे पास डी इज द राइट आंसर। तो लोअर पेयर हमारे पास देखिए, लोअर पेयर की एग्जांपल लिख लीजिए, रेवोल्यूट पेयर, प्रिज्मेटिक पेयर, स्क्रू पेयर जिसको हम हेलिकल पेयर भी बोल देते हैं, सिलेंड्रिकल पेयर, प्लेनर पेयर, ये सारे पेयर हैं। हायर पेयर की बात करें जहां पे हमारे पास सरफेस कांटेक्ट नहीं, एक लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट में आता है। ओके, तो पॉइंट कांटेक्ट जहां पे आता है वहां पे एग्जांपल ऑफ हायर पेयर हमारे पास देखेंगे। कॉन्टेक्ट इसमें ना, एक बार पढ़ जरूर लेना, इसको याद नहीं रख सकते, पढ़ जरूर लेना। ठीक है, कैसे कैसे पॉइंट कांटेक्ट टेक्स प्लेस व्हेन स्फीयर रेस्ट ऑन अ प्लेन, स्फीयर हमारे पास जो प्लेन पे रेस्ट करेगा तब, या ऑन कर्व सरफेस पे। तो बॉल बेरिंग है जैसे, तो ये एग्जांपल है हमारे पास। कांटेक्ट बिटवीन टीथ ऑफ स्क्यू हेलिकल गियर, तो हेलिकल गियर के हमारे पास स्क्यू हेलिकल गियर होता है, वहां पे भी पॉइंट के कांटेक्ट हमारे पास आता है। कांटेक्ट मेड बाय रोलर बेरिंग, तो रोलर बेयरिंग भी हमारे पास हायर पेयर की एग्जांपल आ जाती है। कांटेक्ट बिटवीन टूथ एंड टीथ ऑफ मोस्ट ऑफ द गियर, तो मोस्ट ऑफ द गियर जिसके भी टीथ हैं तो उसका हमारे पास आता है। कांटेक्ट बिटवीन कैम फॉलोवर, कैम एंड फॉलोवर पे भी एग्जांपल है, और स्फेरिकल पेयर की भी एग्जांपल है। ये सारी एग्जांपल कौन सी है, हमारे पास हायर पेयर की एग्जांपल्स है बेटा। तो ये एग्जांपल्स एक बार पढ़ लो तो ठीक है, कभी ना कभी आपको देखने को, और ये मोस्टली पूछता है कांटेक्ट बिटवीन टीथ ऑफ द मोस्ट ऑफ द गियर, ये हमारे पास कई बार पूछता है, या कैम एंड फॉलोवर का भी पूछता है। तो इसमें से कोई भी आपको पूछा जा सकता है। तो बॉल आप देखोगे, बॉल हमारे पास घूमती है तो यहाँ पे एक कांटेक्ट बनता है, पॉइंट कांटेक्ट बनता है, तो इसलिए ये हायर पेयर में आ जाता है बेटा। और इसके अलावा क्लोज पेयर होते हैं, अनक्लोज पेयर होते हैं। तो क्लोज पेयर जो होते हैं, जो हमारे पास अपने आप जो है पेयर बना रहे,
बना रहे, उसको बनाने के लिए हमारे पास क्या है, जब हमारे पास है तो वो क्लोज रहे, ठीक है। तो हमारे पास व्हेन एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर आर हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली, तो उसको जैसे कैम एंड स्प्रिंग लोडेड फॉलोवर, तो स्प्रिंग हमारा जो है वो उसको फॉलोवर को दबाकर रखता है। और यहाँ पे देखोगे व्हेन टू लिंक्स ऑफ अ पेयर आर कांटेक्ट आइदर ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी और बाय द स्प्रिंग एक्शन, दे कांस्टेंट अनक्लोज पेयर, जैसे कैम एंड कैम फॉलोवर। तो इसमें हमारे पास देखोगे तो ये आप देखो, इसमें ये सिर्फ ग्रेविटी वाला ले लो, ये मत लिखना एक बार, ये मत लिखना, ओके, ये मत लिखना, इसमें ग्रेविटी वाला ही लेके चलो, सिर्फ यही ग्रेविटी वाला ही लेके चलो, ओके मेरे बच्चा। तो ये लेके चलो, हमारे पास वही वाला मोस्टली एग्जांपल आपको देखने को मिल जाता है। ओके चलो आगे चलो। 28th का देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हाइल ट्रांसमिटिंग मोशन। तो ये इजी वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, जो इजी है तो उसको टाइम वेस्ट ना करें, ओके। तो जहां पे इजी है वहां पे इजी ही रहेगा, ओके। तो जल्दी से बता दो इसका, जल्दी से बता दो, ग्रेट। तो सर क्लियर है ना, टॉम लाइव नहीं होगी, टाइम टॉम बेटा लाइव समझ नहीं रहे प्रमोद। देखो मैं ये चाह रहा हूं आपके लिए कि जो टाइम है वो प्रॉपर यूज हो। टॉम वही है, वही करवानी है मैंने, कोई अलग अभी नया कुछ नहीं ला रहा हूं उसमें टॉम में। मुझे ये टेंशन है कि आपके एमसीक्यू ना रह जाए, एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करने का मन है मेरा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ओके। तो हमारे पास मेरा बेटा इसको रिजिड बॉडी कहते हैं, रिजिड लिंक बोलते हैं, सॉरी रिजिड लिंक होता है। तो इसमें लिंक वाला अलग अलग होते हैं, रिजिड लिंक होता है, फ्लेक्सिबल लिंक या फ्लूइड लिंक। तो हमारे पास ये अलग अलग आ जाते हैं, जो हमारे पास चेंज नहीं करते अपने आप को, वो हमारे पास डिफॉर्मेशन नहीं करते, तो उसको रिजिड लिंक कहते हैं। फ्लेक्सिबल लिंक जो फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज हो सकते हैं अपनी डायमेंशन, हल्का फुल्का वो चेंज करते हैं, डिफॉर्म होते हैं, बेल्ट ड्राइव जैसे एग्जांपल होगी। और हमारे पास फ्लूइड लिंक में हम देखेंगे जैसे कि हमारे पास ब्रेक लगाते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक होगी, हाइड्रोलिक जैक हो गया, ये जो लिंक है वो फ्लूइड लिंक में आ जाते हैं, ओके मेरा बच्चा। इसके अलावा बाइनरी ज्वाइंट होते हैं, टर्नरी ज्वाइंट होते हैं, क्वार्टरनी ज्वाइंट होते हैं। जहां पे टू लिंक्स जुड़े हो वहां पे बाइनरी ज्वाइंट है, जहां पे तीन लिंक्स जुड़े हो एक जगह पे उसको टर्नरी ज्वाइंट कहते हैं, और क्वार्टरनी ज्वाइंट जहां पे चार ज्वाइंट जुड़े हो उसको हम कह देते हैं। इसको लिख लीजिए बेटा, एक एक ओके बच्चा। तो ये हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिक्वायर्स। अब ये देखिए, ये मुझे मैंने करवाया नहीं हुआ इसलिए ये नया आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर दीजिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको करवा दूंगा। इसका ऑप्शन जो है वो आपको देख लिए, और ए बी सी डी आप ऑप्शन दे दीजिए कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा, ओके। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिक्वायर्स लो वोल्टेज डीसी इनपुट, हाई वोल्टेज डीसी इनपुट, हाई वोल्टेज एसी इनपुट, या लो वोल्टेज एसी इनपुट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओके। ओके बच्चे जल्दी से बोलिए, बाकी भी बताइए बेटा, बाकी भी बताइए। तो सुना है या नहीं, ये भी जरूर बताना कि सुना है इसके बारे में या नहीं, क्योंकि आपने अगर खुद से पढ़ा है तो अच्छी बात है, मैंने ये करवा नहीं रखा, ये टॉपिक मैंने करवाया नहीं है। मैं अलग से भी कोशिश करूंगा, इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ओके, इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आप इसके बारे में बताइए पहले, आपको सुना है या नहीं, ओके। तो ये थर्मो, इसमें देखोगे थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, लो वोल्टेज एंड डीसी इनपुट चाहिए होती है, लो वोल्टेज डीसी इनपुट चाहिए होती है। देखो मेरे बच्चा, इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग जो होती है वो किसके बेस पे चलती है। वो देखिए हमारे पास, हमने कभी थर्मोकपल आपने पढ़े हो बेटा, थर्मोकपल पढ़े हो तो उसमें आप देखोगे कि दो हमारे पास डिसिमिलर मेटल्स हैं। मान लीजिए मैं इस तरह से आपको बताता हूं, ये मान लीजिए हमारे पास दो डिसिमिलर मेटल्स है, ये है एक और ये एक है। और इसको हम क्या करते हैं, एक हमारे पास हॉट है, एक हमारे पास ये वाला मान लीजिए ये वाला हॉट है, और दूसरा हमारे पास कोल्ड है। और जब इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है आपस में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास प्रोड्यूस होती है। जब दो हॉट और कोल्ड वालों को जोड़ा जाता है, दो एंड जोड़े जाते हैं, वहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और वो होती है, ये
इसको एक्शन को कहते हैं सीबैक इफेक्ट। ये नाम भी याद कर लो बेटा, ये कभी सुनने को मिले तो ये थर्मोकपल में होता है सीबैक इफेक्ट, और ये हमारे पास होगा किसमें, थर्मोकपल में। ये किसमें होगा, थर्मोकपल में। और ये मेरा बच्चा इसका रिवर्स भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसका रिवर्स क्या, कि हमने अलग अलग हॉट एंड कोल्ड को दिया तो इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हॉट एंड कोल्ड दो जंक्शन बन जाएंगे, तो रिवर्स भी जरूरी है, इसका रिवर्स भी हमारे पास इफेक्टिव है। तो हमारे पास ये क्या होगा, ये इसका नाम होगा बेटा, ठीक है। नाम क्या होगा, देखो दो हमारे पास नाम आते हैं इसके, एक होता है सीबैक इफेक्ट, इसको बोलते हैं देखिए सीबैक इफेक्ट, और इसका उल्टा क्या है कि हम करंट दें और हमारे पास जो है कंडक्टर बन जाए, एक बन जाए हॉट और एक कोल्ड, तो उसको पेल्टियर इफेक्ट बोलते हैं, पेल्टियर इफेक्ट बोलते हैं। तो दो तरह के इफेक्ट भी पढ़ लिए हमने, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ लिया, तो वहां पे लो वोल्टेज चाहिए, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती, और डीसी वोल्टेज देनी पड़ती है। डीसी वोल्टेज देते हैं तो हमारे पास जो दो मेटल्स हैं उसके अंदर हमारे पास कूलिंग और हॉट दो हमारे पास एंड बन जाते हैं, जिसके कारण हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पेल्टियर इफेक्ट के कारण होता है, और थर्मोकपल हमारे पास सीबैक इफेक्ट के कारण होता है। ओके मेरे बच्चा, आगे चलें। ओके, फॉर अ कार्बोनाइजिंग फ्लेम द फ्लो ऑफ डैश इज केप्ट हायर। तो ये बहुत इजी है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कार्बोनाइजिंग फ्लेम में हमारे पास एसिटिलीन ज्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है। ओके, तो हमारे पास न्यूट्रल फ्लेम देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन और एसिटिलीन जब बराबर आ जाए, ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों बराबर आ जाए, तो मैं इसको लिख लेता हूं मेरा बच्चा, हमारे पास ऑक्सीजन और C2H2 हमारे पास बराबर आ जाए, तो हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल फ्लेम। और उसमें ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इक्वल प्रोपोर्शन में होती है। और ये किसके लिए है मोस्टली यूज करना है, अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कैसे याद करोगे मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील और कॉपर एंड एल्यूमिनियम के लिए है। चमन सिंह पटेल, टॉप मशीन गन कब से स्टार्ट होगा सर, चमन सिंह पटेल, और बाकी भी सुन लीजिए मेरा बच्चा। मैंने क्या है कि हमारे पास डेट जो है वो जो एसएससी जेई की बहुत पास आ गई है, और हमारे पास पैटर्न चेंज हो गया है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, टॉम ऑलरेडी मैंने करवाया था लास्ट ईयर, उसी वाले टॉम से आप अपनी टॉम खत्म कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से, वो भी मैंने कोई कम नहीं करवाई थी, वो उससे कर लीजिए। और मशीन डिजाइन भी ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। और मैं बाकी मशीन डिजाइन के बारे में एक बात कहूंगा कि मशीन डिजाइन के ऊपर जो अपना दिमाग है वो कम लगाना, मशीन डिजाइन के एमसीक्यू कर लेना। टॉम मेरा जरूर पढ़ लेना, 2022 वाला रिकॉर्डिंग है वो आपके पास मैंने फोल्डर में दे दी है, उसको पढ़ लो, उसको कर लो। और मैं अब जो फोकस आपको एमसीक्यू पे कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि पैटर्न बहुत ज्यादा बदल गया है, तो हमें एमसीक्यू भंडार कराना पड़ेगा। अब मुझे बहुत ज्यादा एमसीक्यू कराने पड़ेंगे। ओके, अब देखिए मेरा बच्चा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा, और इसमें क्या है, ये किसके लिए है, ब्रास और ब्रेज एंड फॉर ब्रेजिंग ऑफ फेरस मेटल। तो मेरा बच्चा इसको याद कर लो, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग ब्रास के लिए है और फॉर ब्रेजिंग ऑफ फेरस मेटल, तो इसको रट्टा मार लीजिए। कार्बोनाइजिंग अगर देखोगे तो यहाँ पे एसिटिलीन ज्यादा है, तो हमारे पास क्या है, यूजफुल फॉर स्टेल्टिंग हार्ड फेसिंग लिंडे वेल्डिंग ऑफ स्टील पाइप्स एंड फ्लेम क्लीनिंग, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं बेटा। ओके मेरा बच्चा, तो इसमें जोन होते हैं, जोन होते कौन कौन से जोन, ब्राइट ल्यूमिनस होता है, इनर जोन होता है, एसिटिलीन फेदर, और आउटर ब्लू वेल होता है। पैटर्न पेपर 2 का हुआ क्या चेंज, जी मेरा बच्चा पैटर्न चेंज हो रखा है सर। इस क्वेश्चन सेट के बाद 2022 वाले सेट लीजिए, उसमें तो थोड़ा ज्यादा टफ हो मेरा बेटा। 2022 इवन मैं ये कहूंगा कि जितने आपको, मैं सिर्फ एसएससी जेई नहीं, आपको इवन हमारे पास एई एग्जाम के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। अगर सिर्फ जेई से नहीं काम बनने वाला, मैं इवन एई के एग्जाम भी लूंगा आपके लिए, एई के क्वेश्चन भी लूंगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन का लेवल जो सेकंड में आएगा हल्का चेंज हो देखने को मिलेगा। देखो पहले भी एमसी आते थे न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं है कि नहीं आते थे, बस लेकिन नहीं उसमें सॉल्व करना होता है बैठ के आराम से, कहीं वो आपको इवन लाइंस खींच के कुछ ना कुछ ड्रॉ करना होता था, अब वो नहीं होगा, लेकिन होंगे जरूर। तो एई के एमसीक्यू भी आपको करवा दूंगा, सो डोंट वरी।
सब कुछ होगा। इसीलिए तो एमसीक्यू के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूं बेटा, इसलिए एमसीक्यू के ऊपर फोकस कर रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चा। अब देखिए हमारे पास, अब हमारे पास देखोगे तो इसमें न्यूट्रल फ्लेम में हमारे पास देखोगे, न्यूट्रल फ्लेम प्रोड्यूसेस अ हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड जैसे सांप नहीं करता हिस, इस तरह से साउंड आती है, और ये पूछा भी हुआ है। ठीक है। नहीं अंकुश सर की क्लास प्रोडक्शन की नहीं होगी बेटा, लेकिन अंकुश सर को कोई और हम सब्जेक्ट दे देंगे। अंकुश सर ऑब्जेक्टिव नहीं कराएंगे, वो कुछ ना कुछ और करवा देंगे। सो डोंट वरी, कुछ ना कुछ तो उन्होंने स्टार्ट करना है, सो देख रहे हैं हम। ठीक है। तो हिसिंग साउंड है। एंड फ्लेम इज यूज्ड टू वेल्ड लो कार्बन स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो इसको याद कीजिए बेटा, हमारे पास न्यूट्रल फ्लेम किसके लिए है। ओके बच्चे, तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, इनर कोर और आउटर एनवेल्प। इसमें दो होते हैं, इनर कोर और आउटर एनवेल्प। द इनर कोर इज व्हाइट एंड इन कलर एंड आउटर एनवेल्प इज ब्लू। तो मेरा बच्चा इसको दिमाग में बिठाओ, ये जो आपको पीडीएफ मिलेगी इसको जरूर पढ़ना है हमने, कि एक भी टॉपिक जो है वो मिस ना हो। और इसमें आप देखोगे जो हमारे पास रेंज है वो क्या बन गई, O2 और एसिडिटी की 1। और इसमें अगर देखोगे ऑक्सीजन और एसिडिलिन की क्या बन रही है, 0.85 से 0.95। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमारे पास रेंज जो रहती है कितनी रहती है, रेशियो क्या रहती है। इसकी रेशियो देखोगे तो 1.15 से 1.5 तक रहती है ऑक्सीडाइजिंग की। तो इसको याद कर लीजिए, स्पेशल लगा के इसके ऊपर स्टार लगा के इनको याद कर लीजिए कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारे जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूं। हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी, या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एई जेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एई जेई कोर्स को।